हापुड़ में हाईवे पर बाइक की चेन में महिला का दुपट्टा फंसने से बड़ा हादसा हो गया। दुपट्टा चेन में फंसने से हाईवे पर बाइक गिर गई। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर के दौरान कार के नीचे 3 लोग फंस गए। कार के नीचे फंसे परिवार को राहगीरों ने निकाला। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। हाईवे पर हादसे की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड का ये मामला बताया गया। तो सीसीटीवी की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे यह हादसा हुआ। महिला का दुपट्टा फंसने की वजह से पहले तो बाइक गिर जाती है और उसके बाद पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद 3 लोग इसके नीचे फंस जाते हैं। आसपास के लोग पहुंचते हैं मदद के लिए और उन्हें बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में नवजात के गायब होने पर मानव तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 महिलाएं भी इसमें शामिल है। पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर एक नवजात को सकुशल बरामद कर लिया है और बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। यह एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट है, जिसको आप चाइल्ड अडॉप्शन रैकेट भी बोल सकते हैं। इसमें नर्स, हॉस्पिटल, आशा वर्कर्स, चैरिटी वर्कर्स और मैरिज ब्यूरो में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। यह एक तरह से सप्लाई और डिमांड पूरा करने का काम करती हैं, जिसमें जो ऐसे जोड़े शादीशुदा जो नवजात शिशुओं को गोद लेने की तलाश में होते हैं, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी के सीईओ के आदेशों पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। वर्क सर्किल 2 के अधिसूचित क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। गांव भनौता में कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। लगभग 65,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। आगरा धर्मांतरण मामले में दिन प्रतिदिन चौंका देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान सहित 14 लोगों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जांच में एक और बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के सामने ये मामला आया। ये गैंग सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि इस गैंग के तार मानव तस्करी से भी जुड़े हो सकते हैं। मानव तस्करी से जुड़े होने को लेकर कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके बाद आगरा पुलिस अब 7 राज्यों में जांच पड़ताल कर रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस दिल्ली में अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के लिए गई थी। तब अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने के साथ ही एक लड़की को उसके घर से मुक्त कराया गया था। लड़की को अब्दुल रहमान ने बंधक बनाया हुआ था। पुलिस ने अब्दुल रहमान के घर की तलाशी ली। कई धर्मांतरण करने वाले किताबों के साथ ऐसे सुराग मिले, जिससे पुलिस को लगा कि अब्दुल रहमान और उसके साथी मानव तस्करी के काम में शामिल रहते थे। अब्दुल रहमान के फोन से पुलिस को लगभग 6 फोन नंबर मिले, जो कि दूसरे राज्यों के हैं। अब इस मामले में पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने 75 साल के बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपी उसका बेटा और उसकी बहू है। आपको बताते चले, बीते कल 6 अगस्त को मोहाना थाना क्षेत्र के बड़पुर नंबर 4 टोला निरंजनपुर के एक भट्टे के पास ईंटों से दबा हुआ बुजुर्ग का शव मिला था। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए, जिसमें योगेंद्र सिंह और उनकी पत्नी किसलावती को सस्पेक्ट के तौर पर माना गया था। इंटेरोगेशन के दौरान पता चला कि इन्होंने ज़मीन के लालच में आकर अपने पिता का कत्ल किया गया। बुलंदशहर में थाना शिकारपुर क्षेत्र में बीते 4 अगस्त को हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लूटी गई पूरी रकम को भी बरामद कर लिया गया।
पुलिस ने जानकारी के अनुसार इस लूट में शामिल 4 आरोपियों सलीम, सलाउद्दीन, जुनैद और अनस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके 5वें साथी नावेद को भी पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोच चुकी है। रिवाड़ा गांव के रहने वाले हैं सलीम और जुनैद। इसके अलावा अन्य अभियुक्त सलाउद्दीन, अनस और नावेद कस्बा शिकारपुर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लूट की रकम 9,10,000 रुपये 100% बरामद हुई है। इसके अलावा 3 बाइक, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 3 अवैध चाकू, लूटा गया पिट्ठू बैग और उसमें रखा हुआ पीड़ित का आधार कार्ड व अन्य वित्तीय लेन देन के प्रपत्र इनसे बरामद हुए हैं। महाराजगंज से सटे हुए भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर आज एसएसबी और पुलिस के जवानों को चेकिंग के दौरान एक सफलता हाथ लगी। नेपाल से अवैध रास्ते से भारत में घुसपैठ करते वक्त एक विदेशी महिला के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां जब विदेशी महिला से पूछताछ कर रही थी तो पता चला कि 42 साल से विदेशी महिला मिस सुप्रोन थाईलैंड की रहने वाली हैं और नेपाल से दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अवैध रूप से पगडंडियों के माध्यम से घुसपैठ कर रही थी। और मिले जिसमें एक थाईलैंड की निवासी मिस सुपाप्रोन व कैलाश यादव परसा मलिक, ईदू उर्फ वसीम कुल्ही निवासी मिले, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ से यह पाया गया कि मिस सुपाप्रोन जो थाईलैंड की निवासी हैं, नेपाल की साइड से बिना वहां डिपार्चर कराए भारत की साइड में आई थी और यहां भारत में भी उन्होंने इमिग्रेशन में अपनी प्रविष्टि नहीं कराई थी। यद्यपि मिस सुपाप्रोन के वीज़ा और पासपोर्ट दोनों वैध हैं, परंतु उनकी एंट्री होना नहीं पाया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्रवाई सामने आई, जहां पर 5 असलहा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 पिस्टल समेत 15 अवैध हथियार इनसे बरामद हो गए हैं। सोशल मीडिया पर किया करते थे हथियारों का सौदा। मेरठ का है शस्त्र तस्कर गिरोह, मुजफ्फरनगर में शस्त्रों की डिलीवरी करने के लिए आए थे आरोपी। और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने सिविल लाइन क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की है। बढ़ते हैं आगे। इटावा जिले की सिविल लाइन पुलिस ने मध्य प्रदेश के फर्जी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार फर्जी ऊर्जा मंत्री पर आरोप यह है कि उसने अपने आप को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बताकर इटावा के एसएसपी को सिफारिश किया और फोन किया। लड़की भगाने के आरोपी को छोड़ने और चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने की सिफारिश फर्जी ऊर्जा मंत्री की ओर से की जा रही थी। इटावा कचहरी से लैंडलाइन से भी एसएसपी को फोन किया गया था। इटावा नंबर से फोन आते ही उसे पकड़ लिया गया है। इसके इटावा के मोबाइल नंबर पर और मेरे पुलिस ऑफिस के पीएनटी नंबर है, उस पर 2-3 दिनों से फोन आ रहा था। और यहाँ एक थाना सहसो है, उस पर एक मुकदमा लिखा गया था। उसमें नामजद अभियुक्त को बचाने के लिए उसकी पैरवी जा रही थी। 2 दिनों बात हुई और उससे शक हो गया कि ये कोई फर्जी व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि इस तरह से बात नहीं करता है। इस आधार पर हम लोगों ने जांच कराया तो वो व्यक्ति स्थानीय निकला। वो मध्य प्रदेश से नहीं बोल रहा था, मध्य प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी के रूप में वो प्रस्तुत कर रहा था। हम लोगों ने जानकारी कर ली थी, ऐसी कोई पैरवी वहां से नहीं की गई थी। और बाद में उसके खिलाफ थाना सिविल लाइंस में सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया और आज उसे गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर। योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। नई स्कॉलरशिप योजना को भी मंजूरी मिल गई है। उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना, इसके अलावा मुजफ्फरनगर में निजी यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिली है। मथुरा बाराबंकी में भी निजी यूनिवर्सिटी बनेगी और हर घर तिरंगा अभियान के लिए फंड मंजूर हो गया है। अभी तक एफआरबीएम की सीमा 3% थी, यानी कि हम 3% तक ऋण ले सकते थे जीएसडीपी के। लेकिन अब हमने अपने एफआरबीएम एक्ट में संशोधन आज लाए थे, उसमें 0.50 बढ़ा दिया गया, यानी कि वो सीमा अब 3 से बढ़कर 3.5 हो गई। हम आवश्यकता अनुसार
कर्जा ले सकते हैं 0.50। जनपद मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में वेदांता विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में लाला फतेहचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालन इसका किया जाएगा और इसके पास प्राधिकरण एरिया में 23.3349 एकड़ भूमि है। 20 एकड़ नगरीय क्षेत्र में होती है, इसके पास पर्याप्त भूमि है। बाकी दोनों उच्च स्तरीय समिति और शिक्षा विभाग की समिति ने संस्तुति दे दी है। अब आशय पत्र के बाद 2 साल के अंदर इनको सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, तब इनको संचालन का अधिकार मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। संभल में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद संभल में पाप हुआ और इसे कांग्रेस और एसपी ने संरक्षण दिया। सीएम योगी ने वार करते हुए कहा कि कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती थी तो समाजवादी पार्टी इन हत्याओं पर पर्दा डालने का काम करती थी। सीएम योगी ने कहा कि संभल का सच सामने आ चुका है। वो लोग वोट बैंक की खातिर ये पाप करते आ रहे थे। हम वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, बेटियों के भविष्य और बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं, वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। और संभल से अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। यूपी में बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। अब यूपी में दंगाई सुरक्षित नहीं है, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं दंगाई, ये भी कहा गया। तो यूपी में बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं है, ये कहना है। और कहा गया कि दंगाई दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ा बयान सीएम योगी ने दिया है। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। और उसी प्रगति के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। और दिल्ली से अगली खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। गफ और गरीब भी तो हो सकता है, अखिलेश यादव ने कहा है। हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा है। हमारे लिए गफ और गरीब है, अखिलेश यादव का ये कहना है। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गफ और गरीब भी तो हो सकता है।
हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं। जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पीडीए पाठशाला की जंग में अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला बोला है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कमोबेश एक है और ये कहा गया है समाजवादी पार्टी पीडीए की परिभाषा को भूल चुकी है, ये भी कहा गया। जो भाजपा और सपा का चाल चरित्र चेहरा है कमोबेश एक है। एक कट्टर हिंदू बनने की राजनीति कर रहा है, दूसरा सॉफ्ट हिंदू बनने की राजनीति कर रहा है। पीडीए के नेता खुद कंफ्यूज्ड हैं। पीडीए का गठन क्यों हुआ था ये खुद भूल गए और इसीलिए अब जहां जिस रूप में होता है पीडीए की परिभाषा नई नई बनाते रहते हैं और नया नया पीडीए का परिभाषा परिभाषित करते रहते हैं, जिसके नाते इनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर अखिलेश का पीडीए है क्या। इसलिए अब उसकी सही व्याख्या तो अखिलेश ही कर सकते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वोटों की चोरी पकड़ने में हमें काफी लंबा वक्त लगा। राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर ये फर्जी वोट कहां से आ रहे हैं, चुनाव आयोग इन लोगों को क्यों बचा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने डिजिटल डेटा क्यों नहीं दिया। अगर डिजिटल डेटा मिलता तो फौरन गड़बड़ी का पता लग जाता। आखिर एक ही पते पर कई वोटरों के नाम कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key, because if you want to analyze the data, we need soft copies, and I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. साध्वी प्राची और स्वामी यशवीर महाराज के रक्षाबंधन पर राखी और मिठाई मुस्लिमों से नहीं खरीदने की अपील वाले बयान का मुद्दा अब गर्मा गया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इमाम उल हक चतुर्वेदी ने दोनों के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। परिवार में जितने भी लोग होते हैं, विचारधाराएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब आपस में भाई बहन होते हैं। और जो भाई बहनों के बीच लकीर खींचे वो भी धार्मिक नहीं हो सकता और ना ही वो सियासी लीडर हो सकता है। और रही बात मुसलमानों से सामान ना खरीदने की, फिर तो सारी विज्ञान की टीमें, बल्कि जितने भी इंडिया के साइंटिस्ट हैं, सबको इसी में लगना पड़ेगा भाई, ये जांचने के लिए कि चीनी कहाँ से आई है, ये मिठाई जिससे बनी है वो चीनी कहाँ से आई, वो गन्ना किसके खेत में पैदा हुआ, उसमें पानी किसने लगाया, उसमें नराई बुआई किसने की, उसमें मेहनत मजदूरी किसने की, किसके कोल्हू पे जाके पिला, किसकी फैक्ट्री में गया, उस फैक्ट्री में गन्ने का जूस निकालने से लेके चीनी शक्कर बनाने तक कोई मुस्लिम तो शामिल नहीं था। ये तो बहुत बहुत दूर तक बात पहुंचेगी जनाब। ऐसी बातें क्यों पैदा करते हो जिनका तुम्हें खुद मालूम नहीं कि उनका रिजल्ट क्या हो सकता है। शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद नकवी ने वक्फ बिल संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मौलाना का आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहती है। कल्बे जावेद के बयान पर अयोध्या के संत समाज गुस्से में है। देखिए, मौलाना कल्बे नकवी ने जो बयान दिया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
वो समाज में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। उनको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं और हिंदुस्तान की सभी जनमानस शिक्षित हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, देश का कमान संभाला है, तब से वो हर समाज के लिए सबका साथ सबका विकास उन्होंने नारा दिया और सबका वो ध्यान में भी रख रहे हैं। कल्बे जावेद नकवी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और ये सब परेशान है कि भारत तीसरी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। सरकार न मस्जिद के लिए लड़ती है, न मंदिर के लिए लड़ती है, न सरकार कोई मस्जिद और मंदिर बनाती है। बलिया के सदर विधानसभा के बीजेपी के विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने NHAI का पुल शुरू होने पर अधिकारी को फटकार लगाई है। उन्हें जानकारी नहीं देने पर फटकार लगाई थी। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। BSP के रसरा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा, जनता को पुल जनता के लिए खुल गया, जनता का जो पुल था वो जनता के लिए खुल गया, इसमें क्रेडिट लेने की क्या ज़रूरत है। साथ ही कहा कि पुल शुरू करने में मेरा कोई रोल नहीं है। आपको ये भी बता दें, NHAI का पुल बिना उद्घाटन के शुरू होने पर मंत्री और स्थानीय विधायक दयाशंकर सिंह ने PWD के अधिकारी को फटकार लगाई थी। कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है? रसना की जनता को नहीं जरूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए। आरोप लगाते रहिए, हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से। कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसना के लिए जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है, हमेशा दखलंदाजी किसके। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ आने वाले लोगों को जेब पर भारी खर्च करना पड़ रहा है। मेट्रो शहरों से लखनऊ आने वाली फ्लाइट्स के किराए में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सबसे ज्यादा किराया मुंबई से लखनऊ आने वाले रूट पर है, जहां पर टिकट की कीमतें 25,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी हैं। वहीं दिल्ली लखनऊ के लिए इंडिगो की फ्लाइट का किराया 17,818 रुपए तक दर्ज किया गया, जो कि आम आदमी के लिए बेहद ज्यादा है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले फ्लाइट्स के किराए में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। खास करके मेट्रो सिटीज़ से लखनऊ आने वाली उड़ानों के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई से लखनऊ आने वाली कुछ फ्लाइट्स का किराया 25,000 रुपये से भी ज़्यादा पहुंच गया है। वहीं दिल्ली से लखनऊ का किराया 17,000 के पार हो चुका है। इसके अलावा पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों से भी लखनऊ आने वाली फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। त्योहार पर घर लौटने की चाह में लोग पहले ट्रेनों का रुख करते हैं, लेकिन लंबी वेटिंग की वजह से अब सीट मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फ्लाइट्स ही एकमात्र विकल्प बचता है, लेकिन सीमित सीटें और बढ़ती डिमांड की वजह से किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि लोगों की जेबों पर भारी पड़ रही है। गाजीपुर में त्योहारों के मद्देनजर FSDA ने कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मिठाइयों के 5 सैंपल चेक किए और जांच के लिए भेजे। बता दें कि टीम को लगातार मिलावट की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद FSDA की तरफ से जांच पड़ताल की गई है। इस दौरान विभागीय टीम ने मिठाइयों के 5 सैंपल लिए और नमकीन के 2 सैंपल सीज किए। पिछले 2 दिनों की छापेमारी में 19 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व महोदय का आदेश पर जो है टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके यहाँ साथ 5 नमूने भरे गए हैं, जिसमें एक राजकमल मिठाई है, बेसन का लड्डू है, बेसन है, लौकी बर्फी है। इस तरह से लगभग 5 नमूने इनके यहाँ संग्रह किए जा रहे हैं। पूर्व में भी जो है 2 दिनों में जो है 20 नमूने संग्रह किए गए हैं। नमूने जांच से जो है लखनऊ भेजे जाएंगे और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे जनता का जो है एवं जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।